खबरों का इंतजार हुआ पूरा, आपकी पसंद आपकी खबर, ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की, शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। बात पते की में आज क्या खास और क्या एक्सक्लूसिव रहने वाला है, जल्दी से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि मालेगांव ब्लास्ट को लेकर आज क्या रहा बिग जजमेंट और एक चेजेस नंबर्स ने कैसे पूरे केस को बदल डाला। साथ ही बताएंगे कैसे इस केस ने भगवा आतंक की फेक थ्योरी को एक्सपोज किया। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे ट्रंप ने टैरिफ का बम फोड़ा तो उसका सियासत पर क्या असर पड़ा। साथ ही बताएंगे कि ट्रंप के टैरिफ पर क्या है सरकार का स्टैंड। 7:24 पर आपको दिखाएंगे भारत में अलकायदा आतंकी ग्रुप से पकड़ी गई शमा परवीन का आतंकी अल जवाहिरी के चेले से क्या था कनेक्शन और इसे लेकर क्या है बड़ा खुलासा। 7:40 पर आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में जो ड्रोन की दहशत गांव-गांव में थी, उसके पीछे किसका शातिर दिमाग था और जब आरोपी गिरफ्तार हुआ तो फिर असली सच क्या निकला, वो भी बताएंगे। एक धमाका, 6 मौत और लगभग 100 घायल। 29 सितंबर 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस का एक चैप्टर आज क्लोज हो गया और सभी आरोपी बरी कर दिए गए। लेकिन सबसे अहम है इस केस में एक बाइक जिसके चेजेस नंबर ने पूरे केस का आधार ही बदल कर रख दिया। कोर्ट ने फैसले में जिन 5 बड़ी बातों का जिक्र किया उनमें धमाके में शामिल एक बाइक भी है, लेकिन इस बाइक का कभी भी चेजेस नंबर पता नहीं लगाया जा सका, जिसने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर लगे बाइक के मालिक होने के आरोप को निराधार साबित कर दिया और यहीं से पूरे केस की कहानी बदल गई। ये कहानी कैसे बदली ये आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये एनआईए कोर्ट का फैसला है। अभी ये मामला जो है वो हो सकता है कि ऊपरी अदालत में भी जाए, लेकिन ये आज एनआईए कोर्ट से कैसे बरी हुए ये आपको समझना चाहिए। यानी सबूतों की एक कड़ी जब टूटी तो पूरी चेन बिखरती चली गई। कोर्ट के फैसले के मुताबिक बाइक किसने पार्क की थी इसका कोई सबूत नहीं है, पत्थरबाजी किसने की इसका कोई सबूत नहीं, पुलिस की बंदूक किसने छीनी, इन सभी आरोपों के कोई सबूत नहीं मिले। देखिए, मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ ये झूठा केस था और जो गिरफ्तारी उनका हुआ था उन दिनों में वो भी गलत तरीके से हुआ। सर, आज फैसला से ये मालूम होता है जो मैंने कहा 2009 में वो सही है। यानी आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट मिला, क्योंकि बात सिर्फ इतनी नहीं थी बल्कि घटनास्थल का पंचनामा सही तरीके से नहीं किया गया और घटनास्थल पर बैरिकेडिंग भी नहीं की गई थी। यहाँ तक कि बाइक के स्वामित्व को लेकर साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि साध्वी धमाके से 2 साल पहले सन्यासी बन गई और अभियोजन पक्ष साजिश को साबित करने में असफल रहा। यानी एक बार जब बाइक वाली कड़ी टूटी तो पूरे केस का आधार ही बदल गया और 17 साल बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला आने के साथ ही आज सनातन के खिलाफ एक बड़ी साजिश भी बेपर्दा हो गई और अब सवाल यह है कि 2008 में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने भगवा आतंकवाद का जो जिक्र किया था, क्या वो कोई सोची समझी साजिश थी? क्योंकि जो सनातन शांति, करुणा और प्रेम की पराकाष्ठा है, उस सनातन के खिलाफ भगवा आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ने वाले क्या अब माफी मांगेंगे? क्योंकि कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान साफ साफ कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म आतंक की पैरवी नहीं करता। इस केस में फेक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया। वैसे भी जिस तरह एक साध्वी को चेहरा बनाकर केस को भगवा रंग में लपेटा गया वो हैरान करने वाला है। जो घायल बताए गए उनके सर्टिफिकेट नकली बनाए गए। कर्नल पुरोहित पर आरडीएक्स लाने का आरोप फर्जी निकला। यानी कोर्ट के फैसले के मायने तो यही निकलते हैं कि हिंदू आतंकवाद का झूठा नैरेटिव फैलाया गया, लेकिन हिंदू आतंकी का नैरेटिव झूठा साबित हुआ। इस फैसले ने राजनीतिक चेहरों को बेनकाब किया और सनातन को बदनाम करने की साजिश फेल हो गई। इस फेक नैरेटिव की शुरुआत तत्कालीन गृह मंत्री के एक बयान से हुई, जब पी चिदम्बरम ने पहली बार सार्वजनिक मंच से भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया। फिर दिग्विजय सिंह ने इसे आगे बढ़ाया। लेकिन सवाल उठता है, क्या सियासी फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल किया गया? क्या साध्वी प्रज्ञा और कर्नल श्रीकांत पुरोहित को फंसाया गया? क्या सारे सबूत और गवाह प्लांटेड थे? क्योंकि मुद्दा अब प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित नहीं, बल्कि मुद्दा अब ये है कि किसने किसके कहने पर और क्यों ये साजिश रची। यानी मालेगांव ब्लास्ट के बाद 17 साल तक भगवा आतंकवाद का जो नैरेटिव गढ़ा जाता रहा, अब उस साजिश से पर्दा हटने की बारी आ गई है और यही वजह है कि ये शब्द देने वाले दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के अब सुर कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। उमा भारती सहित पूरा सत्ता पक्ष कांग्रेस पर हावी है, यानी फैसले के साथ जबरदस्त सियासत भी जारी है। क्योंकि सनातन को बदनाम करने की साजिश के किरदार अब सबके सामने है, लिहाजा सवाल उठने तो लाजमी है। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया। आज उसका पर्दाफाश हो गया है। ना हिंदू आतंकवाद होता है, न इस्लामिक आतंकवाद होता है। दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता
जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए? एक तरफ भगवा आतंकवाद बोलने वाले सवालों में है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे न्याय नहीं फैसला करार दे रहा है, यानी दोषियों को सजा की मांग हो रही है कि जो आरोपी हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, फैसला हमने देखा, बहुत आश्चर्यजनक है और ये फैसला है, इंसाफ नहीं है। 17 साल बाद सच सामने आ गया। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला आज आया है और साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपी बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं और उस झूठ की भी धज्जियां उड़ गई हैं जिसमें हिंदू आतंकवादी का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, बदनाम करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज अदालत ने न्याय किया है जिससे ये साफ हो गया है कि चाहे झूठ कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो सच के सामने टिकता नहीं है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में इंसाफ हो गया है, जिससे वो पूरी थ्योरी ध्वस्त हुई जिसमें कहीं न कहीं भगवा को आतंक से जोड़ा गया और हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश रची गई। कोर्ट के फैसले के एक दिन पहले संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कहा था कि कोई हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूँ कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। और अब दिग्विजय सिंह जैसे नेता कह रहे हैं धर्म का आतंक से कोई लेना देना नहीं, तो उन्हें अमित शाह की बातों का जवाब देना चाहिए। बम्बई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने करा है। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं? कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अपने बड़बोलेपन की वजह से हमेशा ही विवादों में रहते हैं। अब उन्होंने हिंदू टास्क फोर्स के नाम से बने एक संगठन से जुड़े सभी लोगों को जेल भेजने की बात कह दी है। प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। इरफान अंसारी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित संगठन सृजन अभियान में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन एक ऐसा बयान दे बैठे कि कांग्रेस को ही डेंट कर बैठे। हिंदू टास्क फोर्स जब तक हम जिन लोगों ने बनाया उस पर हम जेल के सलाखों पे नहीं भेजेंगे, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। माहौल खराब करने नहीं दूंगा ना मैं। इरफान का ये बयान आया नहीं कि बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने सवाल पूछे कि इरफान को हिंदू टास्क फोर्स के काम से ऐतराज है या उसके नाम में हिंदू होने से पहले से ही हिंदू विरोधी होने का तमगा लिए घूम रही कांग्रेस अब बचाव की मुद्रा में है और सफाई देने में जुटी है। अब ये झारखंड की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है कि कुछ लोगों पर आरोप लगने से पूरे हिंदू टास्क फोर्स पर सवाल खड़ा कर इरफान क्या साबित करना चाहते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा ने विपक्ष को मोदी सरकार पर निशाना साधने का एक बड़ा मौका दे दिया है। इंडिया ब्लॉक ने सदन में इस मुद्दे पर घेरने के लिए जहां बैठक बुलाई तो वहीं सत्ता पक्ष से पीयूष गोयल ने मोर्चा संभाला और सदन में जवाब दिया। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के ट्रंप की घोषणा पर भारत का क्या रुख रहने वाला है, इसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर सियासत जमकर हो रही है। इंडिया गठबंधन ने इसे लेकर बैठक की और सरकार की विदेश नीति को असफल करार दिया। प्रियंका गांधी ने कहा, ये कैसी दोस्ती है जिसका सिला भारत को ऐसे मिल रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट के जरिए ट्रंप मोदी की मित्रता पर तंज कसते हुए टैरिफ पर सवाल उठाए हैं। अब इस पर सदन में सरकार का भी जवाब आ गया है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। ट्रंप टैरिफ पर सरकार का जवाब आ तो गया है, लेकिन सदन में लगी आग बुझने वाली नहीं दिख रही। भोपाल में ड्रग्स केस में कार्रवाई की जा रही है और इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विधानसभा सत्र के चौथे दिन कांग्रेस विधायकों ने सदन के बाहर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। हाथ में ड्रग्स की सांकेतिक पुड़िया, गले में इंजेक्शन की माला और हाथ में पोस्टर। कांग्रेस के विधायक जब विधानसभा के बाहर पहुंचे तो नजारा किसी नशा मुक्ति केंद्र के प्रचार जैसा लग रहा था, लेकिन मुद्दा गंभीर था और निशाना था सरकार पर। कांग्रेस का आरोप है, शारिक और यासीन तो बस छोटी मछली हैं, असल मगरमच्छ तो सत्ता की तलैया में आराम से तैर रहे हैं। लेकिन ये मछली, छोटी मछली पे बुलडोजर चला, बड़े मगरमच्छ जो सत्ता में बैठे हैं उन पे बुलडोजर कब चलाएगी भारतीय जनता पार्टी। और मजेदार बात ये रही कि एक मंत्री पर ये कहते हुए उंगली उठाई गई कि मछली गैंग उनका है। आपने देखा होगा ये जो मछली है ये किसकी है? ये विश्वास सारंग जी की मछली है।
अब पूरा मामला जांच एजेंसियों के पास है और आगे की कार्रवाई उसी के आधार पर होगी। फिलहाल ड्रग्स के इंजेक्शन ने सियासत का ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ा दिया है। ड्रग्स गैंग में जैसे जैसे भोपाल पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे भी हो रहे हैं और अब इस केस में महिला ब्रिगेड का खुलासा हुआ है। आरोप है कि ये पीड़ितों पर उल्टा मुकदमा दर्ज करती हैं, जिनसे इनके आका बच जाएं। दरअसल क्राइम ब्रांच के रडार पर 4 लड़कियां हैं। अगर कोई मछली परिवार से परेशान होकर थाने जाता तो ये उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करती थी, जिसमें छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और रेप के केस शामिल हैं। मछली परिवार पर तो पुलिस का शिकंजा पहले ही कस चुका है। कल प्रशासन ने इनके फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया था। दिल्ली पुलिस को अब नया कमिश्नर मिल गया है। सीनियर आईपीएस ऑफिसर एसबीके सिंह को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। संजय अरोड़ा के रिटायरमेंट के बाद गृह मंत्रालय ने दिल्ली होमगार्ड्स के महानिदेशक एसबीके सिंह को ये अतिरिक्त चार्ज सौंपा है। एसबीके सिंह को अतिरिक्त पदभार दिया गया है, यानी वो मौजूदा डीजी होमगार्ड्स वाली भूमिका के साथ ये दोहरी जिम्मेदारी निभाएंगे। 1 अगस्त को वो पुलिस मुख्यालय में अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कौन है दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर एसबीके सिंह। एसबीके सिंह का पूरा नाम है शशि भूषण कुमार सिंह। 1988 बैच के आईपीएस हैं एसबीके सिंह। एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस हैं। 4 जनवरी 1966 को हुआ था जन्म। एसबीके सिंह मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। बीएससी करने वाले एसबीके सिंह एमबीए भी कर चुके हैं। 1990 में एसीपी के तौर पर दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया। इसके बाद अरुणाचल, मिजोरम समेत कई राज्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के बाद 2022 में फिर से दिल्ली वापसी हो गई। संसद में ऑपरेशन सिंदूर समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। एसआईआर समेत कई मामलों को लेकर धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा है और इस सब के बीच गोरखपुर से सांसद रवि किशन सदन में अपने अजीबोगरीब मुद्दे की वजह से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। रवि किशन देश के अलग अलग हिस्से में मिलने वाले समोसे के साइज और उसकी अलग अलग कीमतों को लेकर टेंशन में दिखे। तख्तियां लेके नहीं आए अखिलेश जी। समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। समोसे का महंगा और सस्ता होना ही नहीं, उसके साइज से भी सांसद रवि किशन बेहद परेशान है और कटोरियों के साइज से भी। कहीं कटोरी बड़ छोटा में दे देला, कहूँ बड़का मिला ला। रवि किशन भावनाओं में इतने बह गए कि हिंदी बोलते बोलते भोजपुरी बोलने लगे और बहते बहते एक बार फिर से समोसे पर जा टिके। कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है, ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। अपने हिसाब से तो रवि किशन जनहित से जुड़ा मुद्दा पुरजोर तरीके से सदन में उठा रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों ट्रोल हो गए। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के मर्जर के खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रदेश व्यापी आंदोलन के दौरान सहारनपुर में लगी एक पीडीए पाठशाला ने सियासी हलचल पैदा कर दी है और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। क्योंकि हर किसी ने अपने जीवन में A फॉर एप्पल और B फॉर बनाना ही पढ़ा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की इस पीडीए पाठशाला में A फॉर अखिलेश, D फॉर डिम्पल यादव और M फॉर मुलायम पढ़ाया जा रहा है। पीडीए पाठशाला चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की पाठशाला की जगह पर राजनीतिक पाठशाला चल रही है। प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वालों बच्चों को A फॉर एप्पल की जगह A फॉर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जहाँ स्कूल बंद होंगे वहाँ पीडीए पाठशाला खोलकर बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। कुल मिलाकर सियासत के लिए बच्चों के इस्तेमाल पर बहस छिड़ गई है। सपा समर्थक इस पहल को राजनीतिक जागरूकता की शिक्षा बता रहे हैं। मनेर से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पंचायत सचिव को जूता मारने की बात कहने पर उन पर SC/ST थाने में भले ही मामला दर्ज हो गया हो और इसी बीच भाई वीरेंद्र के कुछ समर्थक आज उन्हें जूता गिफ्ट करने पहुंच गए। इस पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि हर व्यक्ति अफसरों के रवैये से परेशान है। जनता जूता गिफ्ट कर मैसेज देना चाहती है। जूता गिफ्ट इसलिए किया है कि हमने जो हमारे तब मैंने ये स्लिप किया जो उस शब्द का कि जूता मारेंगे, तो पूरे पदाधिकारी पूरे बिहार का जो एनआरकी है, चाहे वो प्रखंड स्तर का हो, अनुमंडल स्तर का हो, जिला स्तर का हो, इसलिए जनता हमें कह रही कि जूता आपको मैं दे रहा हूँ, वैसे पदाधिकारियों को आप सम्मानित करने का काम कीजिएगा। अब वो वीडियो भी सुनाते हैं जिसकी वजह से विधायक जी सुर्खियों में है। हाँ विधायक जी बोलिए। विधायक जी बोलिए। फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जू करो।
बता दें कि पिछले दिनों बिहार के मनेर से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का ये वही ऑडियो है जो वायरल हुआ था। इस ऑडियो में वो पंचायत सचिव को धमकाते हुए जूते से मारने की धमकी दे रहे थे। बहरहाल चुनाव को लेकर बिहार में SIR के मुद्दे पर राजनीति पहले ही गरमाई है। अब जूते के जरिए दिया गया ये राजनीतिक संदेश क्या असर दिखाएगा, ये आने वाले वक्त में साफ होगा। गाजियाबाद ज्वेलरी शॉप में हुई लूट तो आपको याद ही होगी, जहां 2 लुटेरे डिलीवरी बॉय बनकर पहुंचे थे और फिर जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। यूपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में दोनों आरोपियों को आज पकड़ लिया गया। क्योंकि कहते हैं ना, आरोपी कितना ही शातिर हो बच नहीं सकता। और इन लुटेरों ने तो यूपी में लूट की कोशिश की, जहां योगी फोर्स अपराधियों पर काल बनकर टूटती है। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 24 जुलाई की है, जहां शातिर बदमाश चेहरे पर नकाब, सिर पर हेलमेट और डिलीवरी बॉय के कपड़े पहनकर ज्वेलरी शॉप में घुसते हैं, बंदूक दिखाते हैं और करीब 125 ग्राम सोना और 20 किलो चांदी लूट कर फरार हो जाते हैं। दूसरी तस्वीर आज की है, लेकिन अब दोनों आरोपी अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी वसुंधरा फ्लाईओवर के नीचे थे और भागने की फिराक में थे। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी घायल हो गए। बलिया में सड़क पर शव रखकर जाम करने और प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। कई घंटों तक समझाने के बाद प्रदर्शनकारी नहीं माने, उल्टा पुलिस पर ही पथराव कर दिया और इसके बाद पुलिस को ये कदम उठाना पड़ा। बलिया के बासडी तिराहे पर जमा इस भीड़ में महिलाएं भी थी तो बच्चे भी थे, जो शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे और प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे थे। प्रशासन की ओर से लगातार उन्हें समझाया जा रहा था। इतने में भीड़ में मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने भीड़ को उकसा दिया। इसके बाद भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस टकराव टालने के लिए पीछे हटती रही, लेकिन भीड़ आगे बढ़ती रही। आखिर में पुलिस को लाठीचार्ज कर भीड़ को वहां से खदेड़ना पड़ा। पोस्टमार्टम के बाद जब परिजन सबका अंतिम संस्कार करने के लिए सदर से बांसडी के लिए चले, उसी दौरान कस्बा बांसडी के कुछ लोग बांसडी तिराहे पर इकट्ठा होकर के और जाम लगा दिया। मृतक राकेश मोहल्ले के ही किसी घर में बिजली का काम कर रहा था, जहां करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी। वाराणसी को जाम मुक्त बनाने की कोशिशों के तहत सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य लगातार जारी है। अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चल रहा है और इस सब के बीच शुरू हो गया है रोपवे का ट्रायल रन भी। अगस्त के आखिर या सितंबर में ये शुरू भी हो जाएगा। जमीन से ऊपर हवा में लटकते ये गंडोले यानी केबल कार वाराणसी की नई पहचान बनने के लिए तैयार हैं। अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस रोपवे को प्रदेश की सरकार तेजी से पूरा करने में जुटी है और इसी कड़ी में इस रोपवे प्रोजेक्ट के पहले सेक्शन का ट्रायल कैंट और रथ यात्रा के बीच शुरू कर दिया गया है। पहले सेक्शन में कैंट विद्यापीठ रथ यात्रा रोपवे स्टेशन होंगे, जिनके लिए ट्रायल जारी है। वहीं दूसरा सेक्शन रथ यात्रा और गोदौलिया के बीच का है, जिसका निर्माण कार्य तेजी से जारी है। एक बार इसका परिचालन शुरू हो गया तो हर 1.5 से 2 मिनट में मिलेगा गोंडोला। गोदौलिया से कैंट पहुंचने में लगेगा सिर्फ 16 मिनट। कुल 148 गोंडोला यानी ट्रॉली इस रोपवे पर चलेंगी। पर्यटकों को प्रदूषण रहित परिवहन व्यवस्था देने की ये योजना अब साकार होती नजर आ रही है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU में एक बार फिर से बवाल मच गया है और इस बार ये विवाद खाने को लेकर है। यहाँ के शाकाहारी छात्रों ने चिंता जाहिर की है कि उनके खाने की शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जा रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि JNU के माही मांडवी छात्रावास में मांसाहारी और शाकाहारी खाना एक ही बर्तन में बनता है। इस विवाद को लेकर अब ABVP और JNUSU के छात्र आमने सामने आ गए हैं। JNU के संयुक्त सचिव वैभव मीना ने कहा कि लेफ्ट विंग्स वाले इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बदला गया है, बल्कि कुछ शाकाहारी स्टूडेंट्स एक ही टेबल पर नॉन वेज वालों के साथ खाने से असहज थे, इसलिए छात्रों ने ये व्यवस्था आपसी सहमति से की है। JNUSU ने इसे JNU की समावेशी संस्कृति पर हमला बताया और JNU के भगवाकरण आरोप लगाया। वहीं JNU अध्यक्ष ने कहा, जैसे बीजेपी पूरे देश में वेज और नॉन वेज को लेकर राजनीति करती है, वैसे ही JNU में भी हो रहा है। अब निगाहें विश्वविद्यालय प्रशासन पर हैं। क्या वो इस मांग पर कार्रवाई करेगा या फिर ये विवाद और बढ़ेगा? मध्य प्रदेश के बैतूल में ABVP कार्यकर्ताओं ने एक निजी स्कूल में जमकर हंगामा किया। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को तिलक लगाने और कलावा पहनने से रोका था, जिसके विरोध में बैतूल के लिटिल फ्लावर स्कूल में ABVP के 50 से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों के तिलक मिटाए गए और कलावा काटकर डस्टबिन में फेंका गया। इसके विरोध में उन्होंने जमकर नारेबाजी की और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। स्थिति बिगड़ती देख स्कूल प्रबंधन को पुलिस बुलानी पड़ी। कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। स्कूल स्टाफ और प्रदर्शनकारियों में हाथापाई की नौबत आ गई। स्कूल प्रबंधन ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी धर्मों का सम्मान होता है। वहीं ABVP ने चेतावनी दी है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो स्कूल में ताला लगवा देंगे।
ये क्रिश्चियन मिनॉरिटी से स्कूल संचालित होता है। यहाँ पे वही छात्रों के हाथ में कलावे नहीं पहने दिए जाते, तिलक नहीं लगाने दिया जाता। फिलहाल स्कूल के बाहर पुलिस तैनात है और हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। आगे क्या होगा ये देखना होगा। नकली दवाओं के खिलाफ ड्रग डिपार्टमेंट लगातार एक्शन में रहता है। कोशिश है आम लोगों को नकली दवाओं के दुष्प्रभाव से बचाने की, और इसी कड़ी में गुजरात और उत्तराखंड में नकली दवा माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर एफडीसीए और आईबी की फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने कई शहरों में छापेमारी की। अहमदाबाद में गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने एक घर और एक केमिस्ट की दुकान पर कार्रवाई की तो भारी मात्रा में नकली दवाओं की खेप बरामद हुई, जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। टीम ने कागजात और बैच से जुड़े सवाल पूछे तो शख्स ने हाथ जोड़ ली। मौके पर ही कुछ दवाओं की जांच की गई तो वो चॉक पाउडर पाए गए। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में भी ड्रग डिपार्टमेंट एक्शन में नजर आया। यहां एसटीएफ के साथ मिलकर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने नकली दवा बनाने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, सऊदी अरब के अम्यूजमेंट पार्क में अचानक एक झूला टूटने से हड़कंप मच गया और झूला टूटते ही उसमें सवार लोग नीचे गिर गए। ताइफ के अलहादा इलाके के ग्रीन माउंटेन पार्क में ये बड़ी दुर्घटना हुई है। हादसे में 23 लोग घायल हो गए हैं, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये देखिए किस तरीके से झूला अचानक टूट गया और उसके बाद चीख पुकार यहाँ पर आप सुन सकते हैं। गुजरात एटीएस ने शमा परवीन नाम की जिस महिला को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है, उनके बारे में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। जांच टीम के मुताबिक शमा परवीन की विचारधारा पूरी तरह से कट्टरपंथी है। शमा परवीन अल जवाहिरी के गुर्गे के संपर्क में थी और देश में अलकायदा का जाल फैला रही थी। सिर पर हिजाब पहनकर शमा भारत के खिलाफ सबसे खतरनाक साजिश रच रही थी। क्योंकि सर पर हिजाब पहनकर बेंगलुरु में एक आम जिंदगी जी रही शमा परवीन कोई आम महिला नहीं थी, बल्कि अलकायदा इंडिया सबकॉन्टिनेंट की मॉड्यूल सरगना थी। शमा परवीन सोशल मीडिया के जरिए युवाओं के दिमाग में जहर घोल रही थी। उसका मकसद था भारत को अंदर से तोड़ना, दंगों की आग लगाना और कट्टरपंथी सोच को हवा देना। लेकिन अब इस खौफनाक प्लान का खुलासा हो चुका है। गुजरात एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि शमा परवीन अल जवाहिरी के चेले असीम उमर के संपर्क में थी। असीम उमर अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सरगना था। 2014 में अल जवाहिरी ने अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट बनाया था और मौलाना असीम उमर अलकायदा का चीफ नियुक्त किया गया था। शमा परवीन मौलाना असीम उमर के भड़काऊ बयान पोस्ट करती थी। एटीएस के मुताबिक मौलाना के भड़काऊ पोस्ट दिखाकर ब्रेन वॉश करती थी। एटीएस के मुताबिक शमा परवीन सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के कई लोगों से लगातार संपर्क में थी। फिलहाल एटीएस शमा परवीन के अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की भी जाँच कर रही है। पूछताछ में कई और खुलासे हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया है और इस बार शिकंजा एक और छांगुर पर कसा है। की बेटी और बेटे पर जबरन धर्म बदलवाने का दबाव बनाया गया। थक हार कर उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की है और इस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और धर्मांतरण के इस छांगुर का चेहरा बेनकाब हो चुका है। दावा किया जा रहा है ये वही कथित मौलवी डॉक्टर नईम कादरी उर्फ पीर बाबा है। आरोप है कि ये हिंदू परिवार की बेटी का जबरन धर्म बदलवाकर निकाह करने की धमकी दे रहा था। सिर्फ बेटी नहीं, बेटे को भी निशाना बनाया गया। जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उनके ऊपर जुल्म ढाए गए। जानकारी के मुताबिक परिवार झाड़ फूक और इलाज के नाम पर उसके संपर्क में था, लेकिन असल में इसकी सोच कट्टरता से भरी निकली। पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे अरेस्ट कर लिया। इसी के क्रम में थाना सिकरा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार करके अग्निविधिक कार्रवाई की जा रही है। काशी से उठी ये साजिश की परतें अब खुल रही है और इस मामले में सख्त एक्शन की जरूरत साफ दिख रही है, जिससे ऐसे मामलों पर रोक लगाई जा सके। उत्तराखंड के नैनीताल में 2 युवकों की झड़प से सांप्रदायिक तनाव फैल गया। मुसलमान युवक पर मारपीट का आरोप लगा तो फिर मामला थाने जा पहुंचा और इसके बाद दोनों पक्षों को कोतवाली में बुलाया गया। लेकिन थाने में जब आरोपी युवक हिंदू लड़की के साथ देखा गया तो बवाल हो गया। लड़की के परिजनों और हिंदू संगठनों के लोगों ने मुस्लिम युवक पर बेटी को बहकाने का आरोप लगाया। काफी लंबे समय तक कोतवाली के बाहर हंगामा होता रहा। इस दौरान मस्जिद से कुछ मौलाना भी वहां पहुंचे। मौलानाओं और प्रदर्शनकारियों के बीच कहासुनी हो गई। हिंदू संगठनों ने मौलानाओं पर माहौल को भड़काने का आरोप लगाया। मामले में पुलिस ने जाँच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कही। एक तहरीर हमारे पास में आई है जिसमें कुछ मौलवी के खिलाफ जो है एप्लीकेशन उन्होंने लिखी है, तो उसमें देखते हैं, जांच करेंगे, उसमें जो भी तथ्य सही पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी।
हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि कुछ लोग हिंदू लड़कियों को ड्रग्स देकर नशे का आदी बना रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक ऐसा नशा तस्कर गिरफ्तार हुआ है जो साधु के वेश में नशे का कारोबार कर रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तस्कर शवों के साथ तंत्र साधना भी करता रहा। अघोरी बनकर छिपे हुए इस तस्कर को राजस्थान पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें देखिए, पहली नजर में आप साधु या संत ही समझेंगे, लेकिन इस चोले के पीछे का राज सुनकर चौंक जाएंगे। अघोरी के वेशभूषा में ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाला इनामी अपराधी है। पुलिस से बचने के लिए कभी ये साधु बन जाता तो कभी अघोरी। सबसे बड़ी बात, इसने उज्जैन में अघोरी बनकर शवों के साथ साधना भी की, लेकिन ज्यादा दिनों तक ये अपने छल से बच नहीं पाया और राजस्थान की पुलिस ने इसे उज्जैन में धर दबोचा। पुलिस के शिकंजे में बैठे इस शख्स का नाम पूर्णराम शर्मा है, जो पूर्ण अघोरी के नाम से प्रसिद्ध था। मार्च में राजस्थान की पुलिस ने जब 2 लोगों को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया, तब कहीं जाकर इसके राज्य का पर्दाफाश हुआ। पूर्णराम ने पुलिस से बचने के लिए कई धार्मिक जगहें बदली, पश्चिम बंगाल, असम, वाराणसी और उज्जैन, लेकिन 3 साल बाद राजस्थान पुलिस पूर्ण अघोरी के संपूर्ण ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ करने में कामयाब रही। अब तक आपने अस्पताल में लोगों का इलाज होते हुए देखा होगा, लेकिन झांसी के सरकारी अस्पताल में इलाज की जगह कुछ और ही हो रहा था। दावा किया जा रहा है कि यहाँ के वार्ड में मरीज नहीं, बाइकें पार्क होती हैं। यह है जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की तस्वीर। आरोप है कि जिसे अस्पताल के स्टाफ ने अपनी पर्सनल पार्किंग बना दिया है। अब मरीजों या तीमारदारों को इस रास्ते से गुजरना हो तो सांप की तरह इन गाड़ियों के बीच से रेंगना पड़ता है। इस इमरजेंसी वार्ड में इमरजेंसी सिर्फ मरीजों की नहीं, रास्तों की भी है। जानकारी के मुताबिक रात 8 बजते ही अस्पताल स्टाफ की ये बाइक्स मरीजों का रास्ता रोकने की ड्यूटी शुरू कर देती हैं। अब पता नहीं अस्पताल परिसर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है या फिर चोरों का डर इस कदर बसा हुआ है कि इमरजेंसी वार्ड को ही पार्किंग जोन बना दिया गया है। ये हालात मरीज और उनके तीमारदारों को परेशान करते हैं। कई बार शिकायत की गई, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। फिलहाल अब इस मामले का वीडियो वायरल है। समस्या गंभीर है और समाधान भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश का मॉडल अब गुजरात में भी गरज रहा है। प्रशासन का बुलडोजर अपराधियों की अवैध कमाई पर चल रहा है। द्वारका के रूपेन बंदर इलाके में अपराधियों के अवैध मकानों पर आज कार्रवाई की गई और प्रशासन की टीम ने अपराधियों की अवैध संपत्तियों को मिट्टी में मिलाया। गैंगस्टर्स ने अवैध रूप से यहां आलीशान घरों का निर्माण किया था। ये तस्वीरें द्वारका के रूपेन बंदर इलाके की है। यहाँ प्रशासन ने 770 वर्ग मीटर पर बने अवैध मकान को जमींदोज किया। आरोप है कि ये मकान आपराधिक गतिविधियों से कमाए गए पैसों से अवैध रूप से बनाया गया था, क्योंकि यूपी की तरह गुजरात में भी अपराधियों की अवैध संपत्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का मैसेज क्लियर है कि अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे और कानून का राज स्थापित करने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। दादा के बुलडोजर से अब गुजरात में भी अपराधियों की नींद उड़ चुकी है। यूपी का मॉडल गुजरात में भी बना अपराधियों के लिए काल बन चुका है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरज रहा है और इस बार कार्रवाई की जद में कोई मकान या दुकान नहीं, बल्कि पुलिस चौकी आ गई है, जहां इसका नामो निशान बुलडोजर ने अपने वार से मिटा दिया। मामला कन्नौज से है। देखिए कैसे योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। ये वही पुलिस चौकी है जो विवादित जमीन पर बनाई गई थी, जिस पर बिना देरी किए कार्रवाई हुई। दरअसल अहेर गाँव में इसका निर्माण किया जा रहा था। जमीन मालिक की शिकायत पर मामला कोर्ट तक पहुँचा और जब हाईकोर्ट ने साफ कहा चौकी का निर्माण अवैध है, तो योगी सरकार ने बिना दे पीले पंचे वाला एक्शन लिया और उस ढांचे को ध्वस्त कर दिया। ये वही बुलडोजर है जो कानून के रास्ते चलता है, फिर चाहे जो भी हो। अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं। योगी सरकार का संदेश साफ है, गैर कानूनी निर्माण करने वाले चाहे वर्दी वाले ही क्यों ना हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मतलब बुलडोजर की यही स्पीड, यही स्टाइल और यही सिस्टम है। मुजफ्फरनगर के आसमान में कई दिनों से उड़ती रहस्यमयी रोशनी ने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी। कई इलाकों में लोग इसे संदिग्ध ड्रोन समझकर दहशत में आ रहे थे, लेकिन अब इस रहस्य से पर्दा उठ चुका है और इसका खुलासा बहुत हैरान कर देने वाला है। पुलिस की जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया है। दरअसल ये ड्रोन नहीं बल्कि लाल और हरी लाइट लगे कबूतर थे, जिन्हें 2 मुस्लिम युवक मजे में शरारत के लिए उड़ा रहे थे। गिरफ्तार किए गए युवकों के नाम शोएब और शाकिब है। उन्होंने बताया कि इलाके में ड्रोन की अफवाह पहले से ही फैली हुई थी, तो उन्होंने मौज मस्ती के लिए कबूतरों के पैरों में LED लाइटें बांधी और उन्हें उड़ाना शुरू कर दिया, जिससे लोगों की रातों की नींद उड़ गई थी। लोग कबूतरों को ड्रोन समझकर रात भर लाठी डंडे लेकर अपने आसपास के इलाकों की पहरेदारी कर रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों की साजिश का खुलासा कर दिया है और दोनों को हिरासत में लेकर कबूतर और लाइट डिवाइस भी जब्त कर लिए।
बिहार में तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ मजाक चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। तो यहाँ दावा किया जा रहा है कि हाल के दिनों में यहाँ अजब गजब सर्टिफिकेट बने हैं जिससे सरकारी सिस्टम की पोल तो खुली, साथ ही अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई। खैर, जो प्रमाण पत्र गलत बने थे वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए तो बिना देरी किए उन्हें कैंसिल भी कर दिया गया। लेकिन सवाल एक ही खड़ा होता है कि आखिर इस खेल के पीछे वो कौन से शातिर खिलाड़ी हैं जो ऐसा कर रहे हैं और इससे किसको फायदा होगा। ये 2025 का बिहार है साहब, जिसने डिजिटल इंडिया के अभियान से ऐसी कदम ताल मिलाई कि उससे 2 कदम आगे ही निकल गया। आपको यकीन नहीं हो रहा तो खुद देख लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि ये तो नॉर्मल सर्टिफिकेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे इजाद या फिर कहें कि आविष्कार सिर्फ बिहार में हुआ है, क्योंकि इसे बनवाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि मोबाइल है। देखिए, जब आवेदक ऐसे हैं तो इनके पिताजी कौन है उसे भी देख लीजिए। अब बच गई मोबाइल जी की माता जी, तो उनका नाम इसमें साफ साफ लिखा है। ज्यादा मत सोचिए ये सब हुआ कैसे, तो जवाब है शायद बिना जांच के, बिना वेरिफिकेशन के बस कागज पर नाम लिख दो और सिस्टम ऑटोमेटिक मान लेगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब बिहार में बिल्कुल लेटेस्ट वाले प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। इससे पहले डॉग बाबू का बनाया गया था और उसके बाद ट्रैक्टर जी का। जानकारी के मुताबिक इन सभी को रद्द कर दिया गया और ऐसा करने वालों का पता लगाया जा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि बिहार में ऐसे मामले में यही थम गए हैं तो फिर नहीं, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि अब मधेपुरा से नया अजब गजब मामला सामने आया है, जहां इंसान का नहीं किसी और का ही आवास प्रमाण पत्र बना है। नाम एयरफोन, पिता का नाम मोबाइल और माँ का नाम बैटरी। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कोई गैजेट्स की फैमिली ट्री नहीं है, बल्कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट में भरे गए खास रिश्तों का कमाल है। आवेदन में बाकायदा पिन कोड, ग्राम पंचायत, प्रखंड, थाना सब कुछ दर्ज है। बस नाम रिश्तेदारी ऐसी है कि फॉर्म पढ़ते ही फॉर्म भरने वाला सिस्टम भी हैंग हो गया होगा। अब लोग कह रहे हैं जब प्रमाण पत्र में कुत्ते ट्रैक्टर का परिवार बन सकता है तो एयरफोन, मोबाइल, बैटरी भी एक प्यारा सा परिवार क्यों नहीं बन सकता। अब ये गलती थी, मजाक था या सिस्टम का शॉर्ट सर्किट, ये जांच का विषय है। लेकिन इतना तय है कि ये आवेदन सोशल मीडिया को जरूर फुल चार्ज कर गया है। अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो हर माँ बाप को जरूर देखनी चाहिए। कैसे आपकी जरा सी लापरवाही एक बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है। सोशल मीडिया में एक बच्चे का सीढ़ियों से गिरते हुए वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जो साफ साफ बता रहा है कि कैसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें लेकर आपको संजीदा भी रहना पड़ेगा, नहीं तो नतीजा क्या होगा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए कैसे ये मासूम बच्चा सीढ़ियों पर दौड़ कर आता है और झट से नीचे देखने लगता है। दोनों हाथों को रखकर वो नीचे देख रहा है। इतने में ही उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। ये हादसा कितना दर्दनाक है आप देखिए। गिरते हुए बच्चा नीचे की रेलिंग से भी टकराता है और सीढ़ियों पर गिरता है। सीढ़ियों के पास एक दूसरा बच्चा खड़ा हुआ है। उसे देखकर बच्चा उठता है और जोर जोर से चीखने लगता है। तभी ऊपर से उसकी बहन दौड़ कर आती है। इस हादसे में तो बच्चा बच जाता है, लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं तो सावधानी जरूर बरतें। वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसका ध्यान जरूर रखें, नहीं तो नतीजा भयानक हो सकता है। हरियाणा का एक स्मार्ट सिटी है गुरुग्राम। जी हाँ, वो स्मार्ट सिटी बारिश के बाद हर साल तालाब में तब्दील हो जाता है। जलमग्न सड़कों पर कई गाड़ियां आपको बंद देखने को मिलेंगी। वहीं दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर 10 किलोमीटर लंबे जाम ने आज लोगों को अच्छा खासा परेशान कर दिया। साइबर सिटी की सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। सड़क पर कमर तक पानी भरा है। इस जल सुनामी में बड़ी बड़ी कारें बंद पड़ गईं। छतरी लेकर बंद गाड़ी की छत पर बैठा शख्स मैकेनिक का इंतजार कर रहा है। वहीं इस सफेद कार को देखिए जिसका इंजन बंद पड़ गया है और अब पानी में ये कार बेकार हो चुकी है। इस गाड़ी को धकेल कर ले जाना पड़ रहा है। अब इस बाइक सवार को देखिए, बाइक आधी से ज्यादा डूबी हुई है। कहीं पानी भरा है तो कहीं भयंकर जाम लगा है और गाड़ियां रेंग रही हैं। इस फुट ओवर ब्रिज से उतरते ही लोगों की कमर तक पानी भरा है। फिर भी घर तो जाना है, लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं है। सड़क पर अगर नाव चल रही होती तो उसी में सवार हो जाते। चंद घंटों की बारिश से पूरा शहर गोते लगा रहा है। जुलाई का महीना खत्म होने से पहले एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में बादलों की जबरदस्त स्ट्राइक से गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा आज जो है वो पानी पानी दिखाई दिया। कहीं बेसमेंट धंस गया, वहां हादसा हो गया, तो कहीं बेसमेंट में खड़ी गाड़ियां डूब गई। तस्वीरें गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित सुशांत एक्वा पुलिस सोसाइटी की है, जहां देर रात बारिश के बाद बड़ा हादसा हुआ। बेसमेंट में जल भराव के चलते मिट्टी धंस गई, जिसमें कई गाड़ियां समा गई। ग्रेटर नोएडा में तो हाल और भी बुरा है। यहाँ एक सोसाइटी के बेसमेंट में पानी भरने से कई गाड़ियां डूब गई। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार स्थित प्रतीक ग्रैंड सिटी में देर रात
बारिश के बाद नाले की दीवार दोबारा टूट गई। गंदा पानी तेजी से बेसमेंट में घुस गया, जिससे पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियां जलमग्न हो गई। पूरी रात की बारिश के बाद गाजियाबाद का गौशाला अंडरपास भी जलमग्न है। जगह जगह सड़कों पर जलभराव से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। जाम से जूझ रहे लोग प्रशासन और नगर निगम की तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं। और ऐसा ही ग्रेटर नोएडा में भी हुआ। ग्रेटर नोएडा में चंद घंटों की बारिश से हालात बिगड़ गए। बारिश के बाद यहां सोसाइटी की पार्किंग में इतना पानी भर गया, बाइक, कार सब पानी में डूबे डूबे नजर आए। और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की हालत देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पार्किंग में खड़ी सभी गाड़ियां पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है सोसाइटी की पार्किंग पानी में पूरी तरह डूब चुकी है। बेसमेंट में इतना ज्यादा पानी भर गया है कि लोग अपनी गाड़ियों तक नहीं पहुंच पाए। इस बाइक की हालत देखिए, बाइक का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, इतना पानी भरने से गाड़ियां जरूर खराब हुई होंगी। बिहार के कई जिलों में गंगा का कहर जारी है। जलस्तर बढ़ने के बाद भारी कटान यहां देखने को मिल रहा है और इससे जमीन और पेड़ ही नहीं, आशियाने भी पानी में समा रहे हैं। भोजपुर जिले से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीरें भोजपुर जिले से हैं, जहां गंगा ने फिर एक बार अपनी ताकत दिखाई है। गांव के किनारे भारी कटान चल रहा था और लोगों की नजरें गंगा की ओर टिकी थीं। तभी कैमरे पर एक खौफनाक मंजर कैद हुआ। पहले ये पेड़ जो बरसों से इस धरती पर खड़ा था, गंगा की मार झेल नहीं पाया। धीरे धीरे जड़ें उखड़ती हैं और फिर वो विशाल पेड़ पानी में समा जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी तबाही कुछ ही सेकंड बाद सामने आती है, जब कटान ने घर की नींव को खोखला कर दिया था और फिर एक पूरा घर एक झटके में ढह जाता है और पानी में समा जाता है। ये सब कुछ चंद पलों में हुआ। हर बीतते पल के साथ गंगा गांवों की ओर बढ़ रही है। लोगों को डर है कि अगला नंबर कहीं उनके घर का न हो, क्योंकि जब गंगा उफनती है तो सब कुछ अपने साथ ले जाती है। अगली खबर का रुख करेंगे। पंजाब में भी मूसलाधार बारिश के चलते हालात बेकाबू हैं। नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। होशियारपुर में एक बाइक सवार को सैलाब के बीच निकलना भारी पड़ गया। सैलाब में बाइक सवार बहता हुआ नजर आया, जिसका खौफनाक वीडियो भी सामने आया है। सैलाब के बीच बाइक निकालते वक्त 2 युवक बाइक समेत बह गए। देखिए, सड़क पर सैलाब बह रहा है और लोग उसी रास्ते से निकल रहे हैं। इसी बीच एक बाइक सवार तेज बहाव के बीच रास्ता पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सैलाब की ताकत के आगे वो टिक नहीं सका और देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में बह गया। ऊंचाई से गिरने के बाद जाहिर है चोट भी लगी होगी, जिसके बाद कुछ लोगों ने बाइक सवार युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। बारिश से बिगड़े हालात अब जानलेवा बनते जा रहे हैं। ऐसे हालात में जोखिम उठाने से बचें, सावधानी ही सुरक्षा है। उधर उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश कहर बनकर टूट रही है। बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। और लगातार हो रही बारिश के बाद केदारनाथ मार्ग पर पूरा पहाड़ टूटकर नीचे आ गया। लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ पैदल मार्ग पूरी तरह तहस नहस हो गया है। पहाड़ के साथ साथ बड़े बड़े पेड़ भी धराशायी हो चुके हैं और रास्ता बंद होने से कई पर्यटक फंस गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने पैदल मार्ग पर फंसे कई यात्रियों को सुरक्षित निकाला। लगातार हो रही बारिश के बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाले रास्ते पर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। हालांकि प्रशासन की टीम लगातार इन रास्तों पर मुस्तैद है ताकि पर्यटकों को सुरक्षित निकाला जा सके। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है। दुकानों में तरह तरह की राखियां सजी हुई हैं, लेकिन इस बार के त्योहार में ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी देखने को मिलेगी। बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर ब्रह्मोस मिसाइल की राखियां भी बांधेंगी अगर भाइयों को ये राखियां पसंद आएंगी। और ये वो राखियां हैं जो सूरत के बाजारों में आकर्षण का केंद्र बनी है। देखिए कैसे इस बार के रक्षाबंधन के त्योहार में ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखेगी। आप देखिए, ये राखी सोने से तैयार की गई है और इसके धागे तिरंगे के रंगों से बनाए गए हैं। सोने और चांदियों से बनी ये राखियां लोगों को खूब पसंद आ रही है। इन राखियों को सूरत के एक ज्वेलरी शॉप ने तैयार किया है। इन राखियों का नाम ब्रह्मोस मिसाइल दिया गया है। चांदी की राखियों का वजन 10 ग्राम है और इनकी कीमत 2500 रुपए है, जबकि सोने की राखियां 5 से 6 ग्राम की है, जिसे 9 कैरेट सोने से तैयार किया गया है, जिसकी कीमत 60 से 80 हजार रुपए है। ये राखियां पेंडेंट डिजाइन में तैयार की गई है। मतलब इस बार के रक्षाबंधन में ऑपरेशन सिंदूर का जलवा दिखेगा। राजस्थान में एक बार फिर कच्चा बनियान गिरोह के बदमाश सक्रिय होते दिख रहे हैं। जयपुर में दीवार फांदकर गिरोह के सदस्य घर में दाखिल हुए और इसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। फिर सक्रिय हुआ कच्चा बनियान गिरोह। जयपुर में दिखा गिरोह, दहशत में लोग सावधान। राजस्थान समेत कई राज्यों में दहशत फैला चुका कच्चा बनियान गिरोह एक बार फिर जयपुर में नजर आया है।
ये तस्वीर है जयपुर के मुहाना इलाके की, जहां गणेश कॉलोनी में गिरोह के 6 बदमाश दीवार फांदकर घर में घुसे और मकान के पीछे वाले कमरे की खिड़की तोड़ने लगे। बदमाशों की इस हरकत पर कमरे में सो रही बुजुर्ग महिला ने परिवार वालों को शोर मचाया, जिसके बाद बदमाश पत्थर फेंककर मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। गिरोह के खतरे को भांपते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। वहीं मुहाना क्षेत्र में लोगों ने भी पहरा देना शुरू कर दिया है। ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार। जी न्यूज़।